नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और आज की हमारी क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले 4 और लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 5 की बात करें तो आज भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाले यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने 20 क्वेश्चंस करे थे। थियोरी हमने बाकी 3 लेक्चर्स में पढ़ी। उसके बाद फर्स्ट आपका कल पार्ट आया था क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और ये आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपने लास्ट क्लास में कर लिया है, तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। एक और चीज मैं बता दूं आपको, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपके जितने करेक्ट आंसर्स होंगे, सभी करेक्ट आंसर्स के लिए आप अपने आप को 1 मार्क्स अलॉट करेंगे, और टोटल आपका लास्ट में जितना भी स्कोर आएगा आप वो कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछता है कि इनमें से कौन सा जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, यानी कि जन्म से जो गुण होता है वो इनमें से कौन सा गुण है। समानता, क्या समानता आपका जन्म से आ जाता है आपके अंदर समानता की भावना। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, वंशानुक्रम या फिर युयुत्सा। तो बहुत ही आसान है, या आप बिल्कुल सीधा समझ सकते हैं कि वंशानुक्रम जो है जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिंपल। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। देखो यूपी टेट में ये आया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन। अगला वाला छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। तो देखो अभी हमने कल भी आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और आज भी आप देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया। और इसके पहले थियरी में भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है कि किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, ये जो अवस्था होती है उसे तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं, आंधी और तूफान की अवस्था कहते हैं। तो इस तरीके के जो भी नाम है वो किसके हैं, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि सामान्य पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे अब गुणसूत्र की बात करी जा रही है, और आपसे पूछ रहा है कि महिलाओं में कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो देख लो, एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, एक्स 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 गुणसूत्र या फिर एक्स गुणसूत्र। तो सिंपल, आप अगर बहुत ज्यादा आपने नहीं भी पढ़ा, ये आपने छोड़ भी दिया गुणसूत्र के बारे में, तब भी आप एक सिंपल सी चीज से अनुमान लगा देंगे कि गुणसूत्र पेयर में होते हैं। इसमें देखो ये एक्स वाई वाई, ये तो बिल्कुल नहीं 3 है। एक्स 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 बिल्कुल भी नहीं, एक्स यानी एक ही पेयर ही नहीं बना। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा है। और अगर आपने पढ़ा है तो आप बिना सोचे एक्स एक्स गुणसूत्र लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक विकास को एक सतत और धीमी प्रक्रिया कहते हैं। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि विकास धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन देख, कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्किनर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, यानी कि जब भी आपका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, जैसे लंबाई बढ़ना, हाथों पैरों का बढ़ना, ये सारे क्या है, ये फिजिकल ग्रोथ है। तो इसको क्या कहते हैं, तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर अनुवांशिकता। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी अभिवृद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें 4 सिद्धांत लिखे गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो है।
अगला, विकास क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल विकास क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी कुछ नहीं आता और फिर अचानक से आपके अंदर एक्सट्रीम लेवल की मैच्योरिटी आ गई एक दिन के बाद। ऐसा तो होता नहीं है। विकास एक क्रमबद्ध प्रोसेस है। ये धीरे धीरे एक एक क्रम में होता है, स्टेप्स होते हैं इसके। अगला क्या है, विकास निरंतर होता है, यानी विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा कि हाँ भाई विकास तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये भी सही हो गया। अगला है विकास मशीनी प्रक्रिया है। यहाँ पे आएगी आपको दिक्कत, क्योंकि विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको कौन सा नहीं है बताना था, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल अवस्था होती है? फिर से, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आसान सी चीज है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया सबसे जटिल है? ये आप अब इतने क्वेश्चन हमने इस टाइप के कर लिए कि आप ये अब तुरंत लगा सकते हैं कि कौन सा होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व करके ले जाएंगे। तो ये आया हुआ है सीटेट 2011 में। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। अपना स्कोर बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? किसने कहा है कि शैशवावस्था सीखने के लिए सबसे अच्छा समय है? क्रो एंड क्रो ने, एडलट ने, वॉटसन ने या फिर वैलेंटाइन ने? तो बिल्कुल सही, वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था जो है वो सीखने के लिए आदर्श काल है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा काल है जिसको आप जीवन का अनोखा काल कहते हैं? अनोखा काल यानी कि बहुत अच्छा काल आप कह सकते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? ये आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आपके जीवन का सबसे अनोखा, सबसे अच्छा काल कौन था। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। क्या? बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी सबसे उत्तम है, सबसे सही है? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? आप खुद सोच के देखिए, क्या सारे बच्चे आपको एक जैसे दिखते हैं? आपने अपने अगल बगल बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, तो क्या वो सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये तो, कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सब में अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती है। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। नहीं, सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं अपने आप में। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ये दोनों बहुत ज्यादा सही ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो एक टीचर है और एक इसका स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का। बिल्कुल, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी से स्नेह करना चाहिए। विश्वास का, बिल्कुल विश्वास का संबंध तो होना ही चाहिए, और सम्मान का भी संबंध होना चाहिए। यानी हमें ये तीनों एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य में चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? अच्छा, विकास के लिए कौन सा उचित कथन है, आपको ये बताना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। विकास जन्म के पहले गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है, और ये वर्म टू टर्म चलता है, यानी जन्म से मृत्यु तक। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विकास एकल आयामी है, नहीं, विकास बहुआयामी है। विकास पृथक होता है जी, नहीं, विकास पृथक नहीं होता है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए,
शिक्षा संहिता का ज्ञान होना चाहिए या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय आपको बताएगा कि आपको पढ़ाना क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़, अच्छा कमांड होना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान के सहायता से ही आप समझ पाएंगे कि आप बच्चे को किस तरीके से समझा सकते हैं कि उसे ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप 10% के डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड लगाना पड़ेगा, और वो रेफरल कोड है कुमार केतन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिले तो ये कोड जरूर यूज करना। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एजुकेटर्स हैं, आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मौका मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आपके, इसके साथ ही क्विज होता है, आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करी जाती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपना प्रिपरेशन को जज कर ले, अपने प्रिपरेशन को, और साथ ही साथ आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं, और वो भी आपको इसी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में टेस्ट मिलेगा। तो आपको ये सारी चीजें एक साथ एक सब्सक्रिप्शन में मिल जा रही हैं, और वो भी 10% के डिस्काउंट पे मिल रही हैं। सिर्फ आपको ये कोड अप्लाई करना है, कुमार केतन, और आप किसी भी कैटेगरी में लेना चाहें, अगर आप यूपी टेट, सीटेट या टीचिंग एग्जाम्स पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप ये लगा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, छोटा भाई बहन IIT जेईई या क्लास 12th में है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी ये कोड लगा के 10% का लाभ ले सकता है। कोई कैट, यूपीएससी, SSC या बैंक जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस कोड का यूज करके 10% का लाभ ले सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। बिल्कुल आसान सी बात है, अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे तो इसका केंद्र बिंदु तो बालक को ही होना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षकों की भूमिका है। शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखो, अगर हम बात करें एक शिक्षक की, तो शिक्षक की भूमिका होती है कि छात्र केंद्रित क्रिया, मतलब जो भी आप क्रिया करें वो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, और आप एक्टिविटी ऐसा करिए, आप ऐसी चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी करिए जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कुछ सीख पाए। तो ये क्या है, ये शिक्षकों की भूमिका है। जब भी आप बीएड या फिर आप डीएलएड, कुछ भी, अगर आप जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर अगर आप अभी भी कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें अभी सिखाई जाती होंगी कि किस तरीके से क्या करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, यानी डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता को प्राथमिक सामाजिक संरचना मानते हैं, गौड़ सामाजिक संरचना मानते हैं, गत्यात्मक सामाजिक संरचना मानते हैं, या स्थिर सामाजिक संरचना मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गौड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। सीटेट 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो बिल्कुल आसान सा कि आंखों का रंग ही क्या है, अनुवांशिकता पर आधारित है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। बाकी आप सामाजिक गतिविधियों और अपने एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। अगला देखिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ठीक, सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाना है आपको, तो कौन सा इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। अगर आप किसी को एक लंबे समय तक ऐसे लेक्चर देते रहे तो सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा अगर वो कुछ नहीं कर रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो।
ठीक है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, तो बच्चों को आप कंटिन्यू गृह कार्य देते रहेंगे, उनको कोई एक्टिविटी नहीं देंगे और वो दिन भर ये कुछ ना कुछ काम ही करता रहेगा तो भी वो बोर हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, यानी पर्सनल काम करवा देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को यह छूट दें कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगर विद्यार्थी ये खुद से निर्धारित करेंगे कि उन्हें क्या सीखना है और उन्हें कैसे सीखना है, तो वो सीखने के प्रति ज्यादा कंसंट्रेट हो पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यूपीटेट 2014 का प्रश्न है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। शैशवावस्था जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने कई सारी विधियां पढ़ी होंगी कि इस अवस्था के बच्चों को कौन से विधि से हम शिक्षण देते हैं, मॉन्टेसरी विधि से, खेल विधि से या किंडरगार्टन विधि से। तो देखो, मॉन्टेसरी विधि से भी देते हैं, खेल विधि से भी देते हैं और किंडरगार्टन विधि से भी देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए कुल आपके 40 क्वेश्चंस और उसके बाद हमने थियोरी भी कंप्लीट करी थी, तो आपका वृद्धि एवं विकास या अभिवृद्धि एवं विकास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम अलग अलग लोगों के पूरे थियरम्स को पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या स्टडी किया, क्या नियम दिया, जैसे पियाजे का नियम उन्होंने क्या किया और फिर क्या नियम दिया, तो ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी चीज हम कब पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीच बढ़े और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।